नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू और हिंदुत्व पर नया घमासान शुरू हो गया है। आज राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश में हिंदुओं का राज चाहते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व को टारगेट किया। जयपुर में आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली आयोजित की थी, लेकिन राहुल गांधी का सारा फोकस हिंदू और हिंदुत्व पर था। क्या राहुल गांधी की यह तैयारी उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल और 2024 के फाइनल के लिए है? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो 2022 और 2024 दोनों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऐसी पहली तस्वीर आपने कब देखी थी? हाईकमान के साथ कांग्रेस का पूरा टॉप ब्रास एक बस के अंदर है। जयपुर में रैली के लिए कांग्रेस की बस हिचकोले खाते हुए जा रही है। सोनिया गांधी भी हैं, साथ में राहुल गांधी बैठे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है और उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन यहां प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही। जयपुर में कांग्रेस ने अपनी पावर प्रोजेक्शन की तस्वीर पेश की है। मंच पर महंगाई हटाओ महारैली का बैनर है। पार्टी के कई सांसद, पंजाब और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, कई सूबों की लीडरशिप जयपुर पहुंची। मंच पर भी सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी को आगे दिखाने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने जयपुर में ड्रोन के जरिए भी वीडियो बनाया। जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में इस महंगाई हटाओ रैली की बड़ी कवरेज की कोशिश रही। चारों तरफ ड्रोन घुमाया, हजारों का मजमा दिखाया। लेकिन जब राहुल गांधी भाषण देने पहुंचे तो उनका फोकस महंगाई से ज्यादा हिंदुत्व पर पहुंच गया। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली की बात कहके कांग्रेस ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन मंच संभालते ही राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे में सियासी रंग घोल दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। यानी साफ है कि जयपुर से निशाना उत्तर प्रदेश तक और हिंदुत्ववादी की एक नई परिभाषा राहुल गांधी ने इस माहौल में सिखा दी। राहुल गांधी ने महंगाई विरोधी रैली में मोदी का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, हिंदू और हिंदुत्ववाद की अपनी एक नई थ्योरी दी और इसे समझाने के लिए चाकू मारने के तरीकों का एग्जाम्पल दिया। बहुत गौर से हिंदू और हिंदुत्व के चाकू मारने के तरीकों पर उनकी बात सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और
हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। राहुल गांधी ने महंगाई विरोधी रैली में हिंदुत्व पर और क्या कहा, वो देखने से पहले देखिए कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कांग्रेस के मंच पर क्या चल रहा था, क्योंकि तब सचिन पायलट वहां से गायब थे। अचानक एक पल में तमाम सवाल खड़े हो गए कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि अशोक गहलोत के आने से ठीक पहले सचिन पायलट मंच से चले गए और उसके बाद राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद सचिन पायलट मंच पर आए और ये सब हुआ सोनिया गांधी की मौजूदगी में, जिसने सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा कर दिया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या अब गहलोत और पायलट के बीच में सुलह हुई है या फिर नहीं। इन सब बातों से बेखबर राहुल गांधी हिंदुत्व पर कार्यकर्ताओं को भाषण देते रहे। अब तक महंगाई का जिक्र उनकी स्क्रिप्ट में नहीं हुआ। एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर बोलना जारी रखा। उन्होंने महात्मा गांधी और उनके कातिल गोडसे की बात की और फिर देखिए उन्होंने हिंदुत्व को महंगाई से कैसे जोड़ा। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। जयपुर से ही राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी और आज एक बार फिर से कांग्रेस की महारैली में राहुल गांधी के तेवरों को देखते हुए ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस राजस्थान से 2024 का रोड मैप तैयार कर रही है? क्या राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा होंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने महंगाई हटाओ रैली में मुद्दे तो तमाम उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कह दी कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। यानी देश में एक बड़ा बहस का मुद्दा और साथ ही साथ ये मुद्दा इशारा उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ है। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है।
दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता, 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने बातें बहुत की, महंगाई को हिंदुत्व से जोड़ा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की जा सकती है? 51 वर्ष के राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आए, सांसद हैं, लेकिन सरकार में किसी पद पर नहीं रहे। 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी के पास 30 साल संघ और संगठन का अनुभव है। 14 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी 50 साल से ज्यादा का अनुभव। इस लिहाज से क्या तजुर्बे को लेकर राहुल गांधी और मोदी की तुलना की जा सकती है? और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे। या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को, हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमने 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई, उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। मैंने कर भी दिया। अब बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के अनुभव के सामने विपक्ष का कौन सा नेता बड़ा चेहरा बन सकता है। इस बारे में चुनाव की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर की बातों से बहुत कुछ समझा जा सकता है। 2024 का लाइनअप समझा जा सकता है। मोदी के खिलाफ विपक्ष की स्ट्रेटजी क्या है और क्या होनी चाहिए, इस बात को समझा जा सकता है। पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और नेशनल लेवल पर विपक्ष उनके सामने नाकाम साबित हुआ है। विपक्ष का कोई भी चेहरा, नेता चाहे अपनी पार्टी में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मोदी के सामने चुनाव में उसकी हैसियत हमेशा हारी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के सामने विपक्ष का बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द जयप्रकाश नारायण उभरे और फिर इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। 1986 के बाद राजीव गांधी की सरकार के बीच वीपी सिंह ऐसे ही उभरे और प्रधानमंत्री बने। यही स्थिति 2021 में भी है। मुद्दे चाहे बहुत हो, लेकिन मोदी के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा अब भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई लीडर नहीं, बल्कि एनआरसी और कृषि कानून जैसे मुद्दे बड़ा चैलेंज बने हैं। सीए कानून लाने के बाद एनआरसी पर सरकार आगे नहीं बढ़ी, वहीं मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून भी वापस लेने पड़े। मोदी को ज्यादा परेशान इन मुद्दों ने किया है, ना कि किसी पार्टी की लीडरशिप उनके कद को नुकसान पहुंचा पाई है। यानी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए मुद्दे और उनको लेकर एक नैरेटिव या जनता के बीच माहौल ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। किसी पार्टी की लीडरशिप अब भी उनको चैलेंज नहीं कर पा रही है। पिछले कुछ सालों की पॉलिटिक्स बताती है कि भारत में अब तक मोदी को रोकने का फॉर्मूला किसी चेहरे में नहीं है, बल्कि मुद्दों को उठाकर और सरकार विरोधी माहौल बनाकर उन्हें टक्कर देने की कोशिश की जा सकती है। मोदी को घेरने के लिए और उनके खिलाफ ऑप्शन बनने के लिए कई नेता तैयार होते रहे हैं और अब भी कोशिश जारी है। सबसे ताजा प्रपोजल महाराष्ट्र की एनसीपी की तरफ से आया, जहां शरद पवार के जन्मदिन पर एनसीपी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। साहेब भलेही म्हणतील त्यांना कोणत्याही पदाची लालसा नाही, त्यांना कोणत्याही पदाची अपेक्षा नाही, पण साहेब या देशाला आज गरज आहे आणि जर 26 खासदार असलेल्या गुजरात मधील व्यक्ती पंतप्रधान पदी बसू शकते तर 48 खासदार असलेल्या महाराष्ट्रातला महाराजांचा मावळा हा
त्या सर्वोच्च स्थानी का विराजमान होणार नाही हा विचार आम्ही प्रत्येकानं करणं गरजेचे आणि जब कांग्रेस साल 2024 के लिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसी बीच एनसीपी ने भी अब शरद पवार को पीएम मटेरियल बताना शुरू कर दिया है। भले ही एनसीपी इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही हो और पवार मोदी के खिलाफ एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री का पद ही ऐसा है कि किसी भी नेता से इस पद का मुंह छोड़े नहीं छूटता। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये बात अभी से सवालों में घिर चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी को फिर से प्रोजेक्ट कर रही हैं और अब उनके सहयोगी शरद पवार को पीएम पद का कैंडिडेट बताया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।